नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संबोधि एकेडमी फॉर एजुकेशन पर। और जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये हमारी क्लास का शेड्यूल है। और आप सब जानते ही हैं, विज्ञान की हमारी क्लास हो चुकी है, कल हिस्ट्री की हो चुकी है और आज हम भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। और विश्व का भूगोल को लेकर के हम जो है स्टार्टिंग करेंगे। देखिए, आप इस चैनल पे जो भी नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। और जो है आप जानते ही होंगे, ये सीधा सीधा एक पेड कोर्स की तरह है, लेकिन इसमें आपको कुछ पेड नहीं करना पड़ रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा कीमती जो चीज़ है आज के समय में, समय ही है, वो आप पेड कर रहे हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पेड कोर्स ही है और उसी की तरह चल रहा है, आप सब जानते ही हैं। तो चलिए इसी क्रम में शुरुआत करते हैं। विश्व का भूगोल क्लास 3 है आज ये। और सबसे पहले भूगोल की जब स्टार्टिंग होती है तो यूनिवर्स से, यानी ब्रह्मांड से स्टार्टिंग होती है। तो ब्रह्मांड, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए एक थ्योरी दी गई है जिसे बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत। और ये देने वाले कौन थे? A.B. जॉर्ज लेमतेरे, जो कि बेल्जियम से थे। ये एक भूगोलवेता थे। और A.B. जॉर्ज लेमतेरे, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। जैसे हम एक सिंपली समझ लेते हैं कि जैसे ये कोई पिंड है जो करोड़ों वर्षों पहले था, उसमें प्रेशर बनने के कारण जो विस्फोट हुआ, तो ये जो है चारों तरफ ऐसे फैल गया। ये चारों तरफ ये फैल गया और ये बीच में क्या हम मान लेते हैं, ये बीच में है सन। और इतना प्रेशर इसका था कि आज तक भी ब्रह्मांड का विस्तार इसके प्रेशर के कारण हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड में शून्य है, वहाँ कोई फोर्स कार्य नहीं करता। जो पिंड जिस तरफ चला गया वो उसी तरफ चलता जाएगा, क्योंकि जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, और वहाँ कोई बल है ही नहीं तो लगेगा क्या। तो इसलिए ऐसे ही ये घूम रहे हैं। और इसी क्रम में ये ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में जो है हमने इनको रख लिया है। तो इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जब ये विस्फोट हुआ था तो ये ऐसे फैल गए थे कुछ, जैसे आप मानिए कि आपने कोई ऐसा कोई गोला लिया और उसमें कोई कुछ भी, उसमें जो है आपने विस्फोट कर दिया। और विस्फोट करने के बाद उसके जो कण हैं, उसके कण घूमते हुए इधर उधर जाएंगे। कुछ इस तरह गति करेंगे, पश्चिम से पूर्व, कुछ पूर्व से पश्चिम की ओर गति करेंगे। तो इसी क्रम में हमारे 2 ग्रह भी ऐसे हैं जो अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में गति करते हैं। हमारे सभी ग्रह किधर घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व। और हमारे जो 2 ग्रह हैं, एक तो है अरुण और दूसरा शुक्र, ये इस गति को फॉलो करते हैं। ये क्या है? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर गति है, यानी क्लॉकवाइज। और ये क्या है? बाकी सब कैसे जाते हैं, कैसे चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वह ग्रह कौन सा है, या वह 2 ग्रह कौन से हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में गति करते हैं, या क्लॉकवाइज गति करते हैं, या पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो है उसमें शुक्र और दूसरा है अरुण, यानी यूरेनस। तो ये हमने जाना। और बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमने थोड़ा सा जाना। चलिए आगे चलते हैं। पूर्व से पश्चिम परिभ्रमण हमने जान लिया। परिभ्रमण हमने पिछली क्लास में साइंस की जान लिया था। परिभ्रमण क्या है? स्वयं अपने केंद्र पर घूमना। स्वयं अपने केंद्र पर घूमना होता है परिभ्रमण। सॉरी। बाकी सभी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? इस तरीके से घूमते हैं। लेकिन ये शुक्र और अरुण जो हैं, ये
ये वाली गति फॉलो करते हैं, क्लॉकवाइज गति है और इसे पूर्व से पश्चिम की ओर बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मांड में क्या क्या विद्यमान है? ब्रह्मांड के अंदर असंख्य मंदाकिनी होती हैं, यानी गैलेक्सीज। बहुत सारी गैलेक्सी ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं और इन्हीं मंदाकिनियों के अंतर्गत क्या है? हमारी मंदाकिनी है। और हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? आकाशगंगा यानी मिल्की वे। और रेलवे एनटीपीसी 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है, खुद मेरे जो है पेपर सेट में ये था, मिल्की वे आकाशगंगा। तो ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या है? असंख्य मंदाकिनी, बहुत सारी गैलेक्सी हैं और उन गैलेक्सियों में हमारी भी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है आकाशगंगा। और इस आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार, स्पाइरल, सर्पिलाकार यानी स्पाइरल। कैसी है? स्पाइरल। आकाशगंगा में क्या क्या विद्यमान है? सूर्य इसी के अंतर्गत है, पृथ्वी है, अन्य ग्रह, उपग्रह आदि सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और सूर्य है क्या? सूर्य एक तारा है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी रिवीजन करते रहना चाहिए। चलिए देखते हैं ये गैलेक्सीज के बारे में किसने बताया? हब्बल, पी हब्बल थे यूएसए के। 1925 में उन्होंने बताया कि गैलेक्सी क्या होती है और ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है, इन्होंने बताया। चलिए हम देख लेते हैं। ये जो हमने बिग बैंग देखा वो इस प्रकार से एक विस्फोट हुआ था, ये इसका केंद्र है और ये विस्फोट हुआ था और ये इस तरह फैला, कोई इधर घूमा कोई इधर घूमा। इसी प्रकार से इन दोनों ग्रह की गति विपरीत हो गई। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि शायद शुक्र और अरुण ग्रह से कोई और एस्टेरॉयड, बड़ा सा एस्टेरॉयड टकराया जिसने इनकी गति को चेंज कर दिया। यानी पहले ये ऐसे घूमते थे, ये भी पश्चिम से पूर्व, लेकिन जैसे ये टकराया तो इसने इनकी गति को बदल दिया। ऐसा भी वैज्ञानिकों का मानना है। तो ये आपने देखा, ये इस तरीक़ा का विस्फोट हुआ था। उसके बाद जो हब्बल ने बताया है कि विस्तार होता जा रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है, ये यहाँ से विस्फोट स्टार्टिंग हुई और ऐसे ये अब देखिए किस तरीके से इसका एक्सपेंशन हो रहा है और इसका विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार। इस चित्र से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से विस्तार लगातार हो रहा है। ये पहले ऐसा, फिर ऐसा, अब ऐसा और अब ऐसा और बाद में और ऐसा, यानी इसका लगातार जो है विस्तार जारी है। चलिए अच्छे से समझ में आ गया, आगे चलते हैं। आकृति स्पाइरल सर्पिलाकार देख ली हमने। और इसमें क्या क्या है? आकाशगंगा के अंदर सूर्य, पृथ्वी, अन्य ग्रह, उपग्रह। और सूर्य क्या है? एक तारा। सर्वप्रथम सबसे पहले जो भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाले थे या ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग करने वाले थे वो थे इरेस्टोस्थनीज यूनान। ये क्वेश्चन आ जाता है और हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि इरेस्टोस्थनीज तो वो थे जिन्होंने ज्योग्राफी का या भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, लेकिन हिकेटियस वो थे जिन्हें भूगोल का पिता माना जाता है। भूगोल का पिता, द फादर ऑफ जियोग्राफी, हिकेटियस। और इन्होंने एक बुक भी लिख रखी है, इनकी फेमस बुक है जैस पीरियोडस। ये इनकी फेमस बुक है हिकेटियस की, जैस पीरियोडस। और इन्हें भूगोल का जनक माना जाता है। लेकिन सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाला था इरेस्टोस्थनीज फ्रॉम यूनान। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं सौरमंडल। सौरमंडल में क्या है? एक सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और सूर्य एक तारा है। यहाँ तक हम जानते हैं, यहाँ तक हमें बड़े अच्छे से पता है कि सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य है। और सौरमंडल क्या है? जहाँ तक, जिस एरिया तक सूर्य की रोशनी या प्रकाश पहुँचता है वहाँ तक का एरिया जो है सौरमंडल कहलाता है, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुँचता है। क्लियर?
उसके बाद सूर्य क्या है, एक तारा है, ये भी हम जानते हैं। चलिए अब देखते हैं सूर्य की जो है ऊर्जा जो है सूर्य की, और प्रकाश, इनका स्रोत क्या है, कहाँ से इसे ऊर्जा प्राप्त होती है और इसके प्रकाश का स्रोत क्या है। तो क्या है इसका, नाभिकीय संलयन, संलयनी फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन जो है इसका ऊर्जा व प्रकाश का स्रोत है सूर्य का। और इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु जो है हीलियम में चेंज होते हैं और चेंज होते समय ही अपार ऊर्जा विमुक्त करते हैं, जिससे इन्हें सूर्य को जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर। और इसका द्रव्यमान सूर्य का, चलिए आप कमेंट करके ये द्रव्यमान और भार में छोटा सा अंतर बताइए। क्या कभी किसी वस्तु का द्रव्यमान बदल सकता है? यस और नो में प्लीज़ कमेंट करें। और वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको लगातार इसी प्रकार की वीडियो इसी क्रम में मिलती रहेगी, जो कि हमने प्रारंभ में ही बता दिया है आपको किस दिन कौन सी क्लास आपको मिलेगी। और ये आपको पूरा का पूरा मेंस के लिए तैयारी करने का एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। तो चलिए आगे चलते हैं। द्रव्यमान की बात करते हैं। इसमें द्रव्यमान यानी है क्या क्या, 70% इसके अंतर्गत हाइड्रोजन पाई जाती है, 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम है और 2% लिथियम और यूरेनियम है। लिथियम यानी जिससे आपकी बैटरी जो है मोबाइल की चलती है, वो लिथियम। तो ये इसका द्रव्यमान है, 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 2% लिथियम व यूरेनियम। ये इज इक्वल टू हो गया 100%। तो ये सूर्य के अंतर्गत द्रव्यमान विद्यमान है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने हमने सूर्य के अलग अलग पार्टीशन को दिखाने की कोशिश की है। ये बीचों बीच जो आपको दिख रहा है ये इसका केंद्र है। ये क्या है, सूर्य का केंद्र है। और इसका टेम्परेचर कितना होता है, 15 मिलियन केल्विन, 15 मिलियन केल्विन इसका जो है टेम्परेचर होता है सूर्य के केंद्र का। कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। उसके बाद जो उससे दूसरी यानी उसके बाद जो बाह्य परत है उसे बोलते हैं हम प्रकाश मंडल। उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल। ये वो परत है जो हमें दिखती है। जब हम सूर्य की ओर देखते हैं जो भी हमें दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल बोलते हैं। सिर्फ ये ही हमें दिखाई देती है प्रकाश मंडल, केवल हमें नज़र आने वाली, हमें दिखने वाली जो सूर्य की परत है उसे बोलते हैं हम प्रकाश मंडल। चलिए उसके बाद इसकी तीसरी जो परत है उसे बोलते हैं वर्णमंडल। उसे बोलते हैं क्या, वर्णमंडल। इसमें क्या होता है, भयानक गति वाली गर्म वायु चलती है। भयानक गति वाली बहुत ही ज़्यादा गर्म वायु जो है स्पीड से चलती रहती हैं, इसलिए इसे वर्णमंडल बोलते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, इसके बाहर भी एक परत है और वो होती है कोरोना या परिमंडल। कोरोना या परिमंडल ये केवल सूर्य ग्रहण के समय ही हमें दिखाई देती है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि वो कैसी होती है। ये देखिए, ये जो आपको दिख रही है चारों तरफ एक रिंग टाइप आपको नज़र आ रहा है, इसे हम कोरोना बोलते हैं या परिमंडल। और ये दिखती कब है, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, यानी ये सूर्य ग्रहण की स्थिति है। अब सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण में क्या होता है, एक तरफ सूर्य होता है, एक तरफ होता है सन, एक तरफ होती है पृथ्वी और बीच में आ जाता है इनके मून।
चंद्रमा, इससे आने वाले प्रकाश को ये रोक लेता है और रोकने के बाद इसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो हमें सूर्य ऐसा दिखाई देता है और तभी ये हमें परत चमकती है। कौन सी है ये? इसका नाम क्या है? कोरोना। क्या नाम है? कोरोना। क्योंकि ये इसके बाहर की तरफ है इसीलिए कोरोना इसे कहा गया है, कोरोना या परिमंडल। और कोरोना वायरस भी कैसा है? कोरोना वायरस भी कुछ इस टाइप का होता है। ये इसके बाहर भी एक प्रोटीन की परत है इसलिए इसे कोरोना बोला गया है। तो आपने देखा कोरोना या परिमंडल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। चलिए, तो हमने इसकी परत जानी। सबसे पहले हमने केंद्र के बारे में जाना। केंद्र में भयंकर तापमान 15 मिलियन तापमान होता है केल्विन। और उसके बाद जो दूसरी परत है प्रकाश मंडल, ये हमें दिखाई देने वाला जो इसका है क्षेत्र है। उसके बाद वर्णमंडल जिसमें भयानक गर्म हवाएं चलती हैं। उसके बाद कोरोना जो हमें सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नज़र आता है, सूर्य ग्रहण के समय ही हमें दिखता है, जैसा कि हम देख भी चुके हैं। और सूर्य की सतह पर काली रेखाएं जो होती हैं, सूर्य की सतह पर काली रेखाएं जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? फ्रानहोफर रेखाएं। क्या बोलते हैं? फ्रानहोफर रेखाएं। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद है। उसके बाद बात करेंगे सौर धब्बा चक्र। ये क्या होता है? काले धब्बों की संख्या जो सूर्य पर होती है, जिन्हें फ्रानहोफर रेखाएं बोलते हैं उसी से संबंधित हैं। ये काले धब्बों की संख्या जो 11 वर्ष के बाद कम और अगले 11 वर्ष में फिर अधिक होने लगती हैं, उसके जो टाइम पीरियड है उसे हम सौर धब्बा चक्र बोलते हैं। ये एक साइकिल बन जाता है। 11 साल तक ये कम होंगी, उसके बाद अगले 11 साल तक ये बढ़ेंगी। तो 11 वर्ष कम और 11 वर्ष बढ़ना, और ये पूरा जो साइकिल है ये कहलाता है सौर धब्बा चक्र। ये क्या कहलाता है? सौर धब्बा चक्र। मुझे लगता है आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक करते रहें। लाइक आप बहुत कम करते हैं। कॉस्मिक वर्ष की बात करें तो कॉस्मिक वर्ष वो टाइम पीरियड है जब सूर्य आकाश गंगा का यानी मिल्की वे का एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो ये टाइम कितना? 224 मिलियन वर्ष, 224 या 250 के आसपास ऐसे समथिंग रहता है। 250 या 224 मिलियन वर्ष का जो टाइम पीरियड है जिसमें सूर्य जो है अपनी आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा कर लेता है, उसे बोलते हैं कॉस्मिक वर्ष। हमें सूर्य स्थायी दिखाई देता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ये जो है आकाश गंगा की परिक्रमा करता है, लेकिन अपने केंद्र पर नहीं घूमता। ये बात याद रखने वाली है कि सूर्य अपने केंद्र पर नहीं घूमता, केवल आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। और एक परिक्रमा करने के लिए 224 मिलियन 2 to 4 मिलियन वर्ष लगते हैं, जिसे कॉस्मिक वर्ष कहा जाता है। और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जो है वो घूमता है, लेकिन हमें स्थिर दिखाई देता है क्योंकि हम उसी के चारों ओर घूमते हैं और उसी की ग्रेविटी से, उसी ग्रेविटी फोर्स से हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अन्य ग्रह भी उसी की फोर्स से जो है रुके हुए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आपका कोई कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो उसे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य का जीवन काल की बात करें, सूर्य का पूरा जीवन काल था 10 अरब वर्ष और उसकी आयु हो चुकी है 5 अरब वर्ष। तो अब 5 अरब वर्ष की आयु और शेष रह गई है सूर्य की, यानी सूर्य ने अपना आधा जीवन जी लिया है और उसके पास जो हाइड्रोजन है वो आधा समाप्त हो चुका है, आधा ही बचा है। तो सूर्य अपनी आधी आयु जो है पूरी कर चुका है, जो कि 10 अरब वर्ष थी, और 5 अरब वर्ष पूरी कर चुका है, 5 अरब वर्ष शेष है। चलिए 8.3 मिनट में प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंच जाता है, ये सब जानते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत, क्योंकि बहुत पॉइंटों में डाल देते हैं वो। तो 8.3 मिनट में प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है।
चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं? ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख करके बताइए। चलिए अब ग्रहों की बारे में बात करते हैं। ग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं आंतरिक ग्रह या टेरेस्ट्रियल ग्रह, आंतरिक ग्रह या टेरेस्ट्रियल ग्रह, और बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह, बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह। इसमें हमें बस जो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार जो ग्रह हैं उनसे जो चार पहले हैं, फर्स्ट चार, वो होते हैं आंतरिक ग्रह या टेरेस्ट्रियल ग्रह, और जो लास्ट वाले चार हैं उन्हें बोलते हैं हम बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह। तो वो कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये होते हैं आंतरिक ग्रह। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये होते हैं बाह्य जोवियन ग्रह। और अरुण वरुण ऐसे हैं इनमें जिन्हें सीधे आंखों से नहीं देखा जा सकता। बाकी 6 के 6 ग्रह को हम सीधे ही आंखों से देख सकते हैं, लेकिन अरुण वरुण को नहीं देख सकते। तो आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह के बारे में आपको पता लगा। देखिए जैसे ये आपको दिख रहा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या है? आंतरिक ग्रह हैं, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार हैं ये। सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र, और इन्हें याद करने का एक सिंपल तरीका है, बुध आप बुध ही उठा लीजिए, वेडनेसडे, उसके बाद एक दिन का गैप देते चलिए, ऑटोमेटिक ये ग्रह निकल कर आ जाएंगे। और इसमें आपको क्या करना है, बुध के बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति को आप छोड़ देंगे, फिर आप लेंगे शुक्र, शुक्र के बाद आता है शनिवार, उसको आप छोड़ देंगे क्योंकि हमें एक छोड़ के चलना है। और पृथ्वी को मानना है हमें संडे, क्योंकि संडे में हम आराम करते हैं, तो पृथ्वी को मानना है हमें संडे, पृथ्वी यानी संडे। और संडे के बाद आता है क्या? मंडे, मंडे को हमें छोड़ना है। उसके बाद आता क्या है? ट्यूसडे यानी मंगलवार, मंगलवार के बाद हम बुधवार को छोड़ देंगे, बुधवार के बाद क्या आता है? बृहस्पति, बृहस्पति के बाद क्या आता है? शुक्रवार, शुक्रवार को हम छोड़ देंगे, शुक्रवार के बाद क्या आएगा? शनि, शनिवार, और अरुण वरुण। बस हो गया सिंपल। बुध के बाद एक छोड़ो, शुक्र के बाद एक छोड़ो, और संडे को ले लो पृथ्वी, पृथ्वी के बाद एक छोड़ो, मंगल के बाद एक छोड़ो, बृहस्पति के बाद एक छोड़ो, और शनि के बाद अरुण वरुण लगा दो, छुट्टी हो गया। सिंपल है ना, याद करना। हाँ बिल्कुल सिंपल। तो चलिए अब हमें आराम से हम बता सकते हैं कि आंतरिक ग्रह या टेरेस्ट्रियल ग्रह किसे कहते हैं, बाह्य ग्रह, जोवियन ग्रह किसे कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा जा करता है, निम्न में से जोवियन ग्रह बताइए। 3 इधर के उठा लिए, 1 इधर का उठा लिया, बताइए जोवियन ग्रह। शनि। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, ये आप जान चुके हैं। अब आकार के अनुसार भी कभी कभी पूछ लेता है कि बड़े से छोटे की ओर बताइए, ये सीरीज में लगवा लेता है। ये क्या करता है? ये करता है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार निम्न ग्रहों को क्रमानुसार लगाइए। अब यहाँ से बुध हटा दे, शुक्र हटा दे, कैसे भी हटा दे, आपको पता है बुधवार से स्टार्टिंग करनी है आपको, और एक एक छोड़ते चलना है, और संडे को पृथ्वी मानना है, और शनि के बाद अरुण वरुण लगा देना है। क्लियर हो गया? आकार के अनुसार जब हम बात करते हैं, इसका हमारे पास एक बेहतरीन फंडा है। फंडा क्या है? बस अब पशु, मंगल, बुध, यानी बस अब पशु, मंगल और बुध को ही मिलेंगे। जैसे बेचते हैं कोई, तो उसकी बात कर लें हमें, मतलब फंडा है ये तो एक सिंपल देसी, तो उसी के बारे में हमें जानना है। बस अब पशु, मंगल, बुध, वैसे हमने उठाया आकार के अनुसार, सबसे बड़ा जो आकार में है, वैसे बृहस्पति, फिर स है, स से शनि, फिर ए अरुण, फिर व वरुण, उसके बाद प पृथ्वी, सु शुक्र, और मंगल बुध तो है ही, तो मंगल बुध हो गया। क्लियर? बस अब पशु, मंगल, बुध को मिलेंगे, मिलेंगे लिखने की जरूरत नहीं है, बस अब पशु, मंगल, बुध। 8 ग्रह हैं ना हमारे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे। तो हमें पता लग गया कौन बड़ा कौन छोटा है, ऐसे रख दो। बस अब पशु, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये बड़े से छोटे की ओर है, ये सबसे बड़ा बृहस्पति जो है सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, उससे छोटा पृथ्वी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है
के आकार के अनुसार पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5th, 5वां। फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुधवार यानी बुध। तो अगर आपको फंडा पसंद आ रहे हो और हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करते रहें। लाइक प्लीज़ ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, औरों को बताएं और इस चैनल को आप फैला दें, क्योंकि यहाँ केवल आपका समय लिया जा रहा है जो कि बहुत कीमती है। कोई आपसे धनराशि नहीं ली जा रही है। ये एक पेड क्लास की तरह ही है और मेंस में आपको बहुत अच्छा जब आप लिखेंगे तो आप समझेंगे। जब उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आप हमें याद ज़रूर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बाकी के हैं। किसके हैं? 6 के हैं। सबसे ज़्यादा अब किसके हैं? शनि ग्रह के आज की डेट में सबसे ज़्यादा उपग्रह हो चुके हैं। 62 थे इसके, हाल ही में 20 नए खोजे गए हैं, तो ये 82 हो चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है और आपको याद रखने की बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये पूछ सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि। तो हमें पीछे का ही याद है, बृहस्पति 79 सेकंड नंबर पे आ चुका है। अब 82 शनि के हो चुके हैं। तो आपको ये इम्पोर्टेंट बात ज़रूर याद रखनी है, करंट से भी संबंधित है। तो शनि के सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद अरुण वरुण और मंगल पृथ्वी, और बाकी जो बुध शुक्र है उनका तो कोई है ही नहीं। तो ये भी सिंपल है। अगर इसे भी अगर वो अवरोही क्रम में रखवा रहा है तो हम इसे भी आराम से रख सकते हैं। शनि के बाद बृहस्पति लीजिए आप बस, और अरुण वरुण मंगल पृथ्वी। शनि बृहस्पति अरुण वरुण मंगल पृथ्वी। शनि के 82, बृहस्पति के 79, उसके बाद ज़रूरत नहीं है। अरुण वरुण मंगल पृथ्वी, बस क्लियर हो गया। अब सूर्य से स्थिति देखते हैं पृथ्वी की कैसी कैसी, क्या कौन कौन सी स्थितियाँ हैं। 2 स्थितियाँ, एक तो उपसौर, यानी जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक आ जाती है उसे हम उपसौर बोलते हैं, और ये घटना 3 जनवरी को होती है। ये घटना कब होती है? 3 जनवरी को होती है। अब 3 जनवरी में हमारे यहाँ सर्दियाँ होती हैं, लेकिन सूर्य से नज़दीकी होने के कारण भी हम यहाँ कन्फ्यूजन ले लेते हैं। क्वेश्चन आता ज़रूर है और यहाँ कन्फ्यूज होकर हम जो है जुलाई लगा देते हैं। पृथ्वी ऐसी है और ये भूमध्य रेखा है और हम यहाँ पर हैं। और जनवरी की जब बात करता है तो ये सूर्य कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ रहा होता है उस समय। तो उस समय सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती हैं, इसलिए यहाँ गर्मी होती है, और हम यहाँ हैं तो हमें यहाँ पर किरणें जो हैं ऐसी तिरछी पड़ती हैं, तो यहाँ पर हमारे यहाँ सर्दियाँ होती हैं। लेकिन पूरी पृथ्वी एक साथ है ना, पूरी पृथ्वी जो है सूर्य के नज़दीक होती है 3 जनवरी को, तो उस स्थिति को बोलते हैं हम उपसौर, यानी सूर्य से सबसे नज़दीक की अवस्था। चलिए बात करते हैं अपसौर की। अपसौर जो घटना है वो 4 जुलाई को इसके ठीक विपरीत है, यानी ये सूर्य से सर्वाधिक दूर की स्थिति। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर पहुंच जाती है उस स्थिति को हम बोलते हैं अपसौर। 4 जुलाई की स्थिति ये होती है। अब 4 जुलाई जो है अब आने वाली है, और हमारे यहाँ 4 जुलाई में गर्मियाँ होती हैं। क्योंकि 4 जुलाई में जो है सूर्य हम यहाँ है ना, और ये कर्क रेखा है, वो क्या थी जो पीछे बताई, मकर रेखा नीचे 23.5 डिग्री एस, और ये 23.5 डिग्री एन। ये भी आपको मैं कराऊंगा अक्षांश देशांतर, ये आपके तब समझ में आ जाएंगे, जिसे पता होगा वो समझ सकते हैं इसको। तो वो यहाँ सूर्य की किरणें उस समय यहाँ पर पड़ रही होती हैं। 21 जून पे जो है ठीक कर्क रेखा पे पहुँच जाता है, और ये कर्क रेखा की ओर बढ़ रहा होता है भूमध्य रेखा से, तो तब सीधी किरणें हमारे इधर पड़ती है, तो इसलिए हमें 4 जुलाई में गर्मी का एहसास होता है। लेकिन सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूर होता है। हमें पूरी पृथ्वी को के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है
केवल अपने देश या अपने सिटी की हिसाब से नहीं सोचना, क्योंकि ये वर्ल्ड जियोग्राफी चल रही है। क्लियर। तो दूर की अवस्था होते हुए भी गर्मी होती है और यहाँ नज़दीक की अवस्था होते हुए भी सर्दी होती है, क्योंकि दुनिया गोल है और यही भूगोल है। यही हमें सीखना है और हम ज़रूर सीखेंगे। हमारे साथ बने रहिए, आप ज़रूर सीखेंगे और साथ साथ हम भी कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, ग्रहों की गति के बारे में बात करते हैं। ग्रहों की गति आप जान चुके हैं, परिभ्रमण या दैनिक गति। परिभ्रमण यानी अपने अक्ष पर घूमना। जब अपने अक्ष पर घूमते हैं शक्तिमान की तरह, जो मैंने आपको फिजिक्स में भी बताया था, वो होती है परिभ्रमण गति। और इसके कारण क्या होता है, जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है तो इसके कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। ये देखिए, जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य की लाइट पड़ रही है, यहाँ पृथ्वी है, और मान लिया अब दिन निकल रहा है तो हम इधर हैं, हम इस पॉइंट पर हैं यहाँ, और पृथ्वी घूम रही कैसे, ऐसे। कुछ घंटों में हमारी स्थिति ये होगी, यहाँ आ जाएंगे तो क्या होगा, क्या सूर्य का प्रकाश हमारे इधर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो इधर पड़ रहा है ना, और पृथ्वी लगातार घूम रही है। तो हम इधर आ गए तो क्या हुआ, रात हो गई। तो क्यों हुई रात? क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूम रही है, इसलिए रात हुई। और ये कौन सी गति है? परिभ्रमण गति, यानी अपने अक्ष पर घूम रही है पृथ्वी, इसलिए दिन रात होते हैं। क्लियर हो गया होगा। परिभ्रमण या दैनिक गति, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दैनिक गति, डेली मोशन। तो इसके कारण दिन रात होते हैं। और जो परिक्रमण गति है, परिक्रमण गति या वार्षिक गति, यानी जो सूर्य ये रहा और पृथ्वी ये रही, ये पृथ्वी की घूमने कक्षा है, ये पृथ्वी ऐसे घूमती है, यहाँ है, अब यहाँ है, कुछ दिनों बाद यहाँ, कुछ दिनों बाद यहाँ, कुछ दिनों बाद यहाँ, कुछ दिनों बाद यहाँ। इसके कारण क्या होता है, ये इसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात। ये सब क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि सूर्य के चारों तरफ घूमती हुई पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, इसलिए इसे परिक्रमण गति या वार्षिक गति भी बोलते हैं, जो दूसरी गति है। और सूर्य के चारों ओर होती है ये गति, इसलिए इसमें ऋतु परिवर्तन होते हैं, मौसम चेंज होता रहता है। मुझे आशा है कि आपके बिल्कुल अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए, कुछ और देख लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट। ग्रहों की गति का जो नियम है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ कन्फ्यूजन भी होता है, यहाँ कोपरनिक्स भी आता है। कोपरनिक्स से क्या करा था? सौर प्रणाली, सोलर सिस्टम की जो खोज करने वाले थे वो कोपरनिक्स थे। तो आप इनमें से केवल एक को याद रख लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक आपके याद रहेगा। आप केवल ये याद रखिए कि ग्रहों की गति का नियम देने वाला केपलर। केपलर, ग्रहों की गति का नियम। मोशन ऑफ प्लैनेट्स किसने दिया? केपलर। और सौर प्रणाली या सोलर सिस्टम की जो खोज की थी वो कोपरनिक्स ने की थी। तो चलिए दोस्तों, आज केवल इतना ही, और कल हम जो है संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। कल कॉन्स्टिट्यूशन का टर्न है, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें। और हम देख लेते हैं आज मोटा मोटा एक हाइलाइट्स ही देखते हैं कि क्या हमने पढ़ा। हमने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा, बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा, ए बी जॉर्ज लेमैत्रे, और शुक्र और अणु विपरीत दिशा में घूमते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी सब पश्चिम से पूर्व। ब्रह्मांड असंख्य मंदाकिनी, मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, और उसी आकाशगंगा की कैसी आकृति है? सर्पिलाकार। सूर्य, पृथ्वी, अन्य ग्रह सब इसमें हैं। और सूर्य एक तारा ही राष्ट्रनीज वे थे जिन्होंने भूगोल शब्द का पहली बार उपयोग किया था। और हिकेटियस जो थे भूगोल का पिता बोला जाता है। जैस पीरियडस इनकी बुक है। सौरमंडल में 8 ग्रह, सूर्य, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु आदि हैं। और सन यानी सूर्य क्या एक तारा है, इसकी ऊर्जा सनलायन, और उसका द्रव्यमान हमने देखा, और इसका हमने केंद्र देखा। प्रकाश मंडल हमें दिखाई देता है। वर्णमंडल में भयानक गति की वायु, कोरोना आपने देख ही लिया।
क्या था वो, ये देखिए, ये आपने देख ही लिया कोरोना, ये रिंग 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 जैसा दिखाई देता है। उसके बाद और ये चमकता कब है, सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। फाना पर रेखा है, सौरदब्बा चक्र और कॉस्मिक वर्ष, सूर्य घूमता है, आज आपको पता लग गया। सूर्य का जीवन काल आधा हो चुका है। आंतरिक ग्रह, टेरेस्ट्रियल ग्रह, ये बाह्य ग्रह, जोवियन ग्रह, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह और आकार के अनुसार ग्रह, फंडा बता दिया आपको। और बुध शुक्र का कोई उपग्रह है नहीं, बाकी किसकी अब शनि के सबसे ज़्यादा हो चुके हैं। उपसौर अपसौर आपको बता दिया, ग्रहों की गति बता दी। ग्रहों की गति का नियम देने वाले कौन थे, केपलर थे। सौर प्रणाली, सौर सिस्टम, कोपरनिकस। तो ये आज हमने सब कुछ देखा और मुझे लगता है इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। एग्ज़ाम के हॉल में जब आप बैठोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आनंदित स्थिति जो है मिलेगी, अगर आप हमारे साथ बने रहें और मेहनत करते रहें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसे आप प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और औरों को भी इसके बारे में बताएं। चलिए ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।